मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन जहां पॉलिटिक्स कभी सिंपल नहीं होती। आज ईरान और इसराइल एक दूसरे को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स बहुत आम हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ऐसा वक्त था जब ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे के सीक्रेट दोस्त हुआ करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिर एक नज़रियाती जंग स्टार्ट हुआ और ये जंग एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गया। चलिए आज समझते हैं। 1948 में इसराइल एक नया कंट्री बना। उस टाइम मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम कंट्रीज ने इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन ईरान अलग था। उस वक्त ईरान पर रूल कर रहे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। उनका गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत करीब था। उनके गवर्नमेंट में लोगों को यूरोपियन कल्चर अपनाने की पूरी इजाजत थी। ईरान और इसराइल ने क्वाइटली कोऑपरेशन शुरू किया। ऑयल ट्रेड होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम होता था। दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट था कि रीजन में अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखना। पब्लिकली ये फ्रेंडशिप ओपन नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग थी। 1970 तक दोनों कंट्रीज एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग शेयर करते थे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ बदल गया। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। लोगों ने शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्हें पावर से हटा दिया गया और पावर में आए आयतुल्लाह खामेनी और फिर ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक और नया गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ईरान ने इसराइली एम्बेसी बंद कर दी गई और ईरान ने ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ईरान ने फ़लस्तीन को सपोर्ट अनाउंस किया। यहीं से दोस्ती ऑफिशियली ख़त्म हो गई। ये सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं था, बल्कि एक नज़रियाती और आइडियोलॉजिकल वार स्टार्ट हो गया और आइडियोलॉजी ने रिलेशन को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। रिवॉल्यूशन के बाद ईरान और इसराइल ने डायरेक्ट वार नहीं की, लेकिन एक शैडो वार स्टार्ट हो गया। ईरान ने रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है फाइनेंशियली और पॉलिटिकली भी। इसराइल के लिए ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। हर रॉकेट जो इसराइल की तरफ आता है, टेंशन इसराइल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसराइल भी ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करता है और इस तरह से एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा। 2000 के बाद एक और बड़ा इशू सामने आया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना यह है कि ये पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन इसराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाएगा। इसराइल ओपनली बोलता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने नहीं देगा। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच मिसट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर इसराइल का ईरान पर साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस, एयर स्ट्राइक सब के सब इस टेंशन का पार्ट बन गया। अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं, सिक्योरिटी और सर्वाइवल का भी है। और फिर ये जंग ईरान वर्सेस इसराइल नहीं, ये पूरा मिडिल ईस्ट का पावर गेम है। ईरान चाहता है कि रीजन में अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग करे और अमेरिका का रोल कम हो। इसराइल चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी सेफ रहे। वो किसी भी कंट्री को जो उसके खिलाफ ओपनली खड़ी हो स्ट्रॉन्ग होने नहीं देना चाहता। बीच में अमेरिका भी है और गल्फ कंट्रीज भी। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल नहीं, ग्लोबल इंपॉर्टेंस का है। ऑयल मार्केट, ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी सब इफेक्ट होते हैं। आज ईरान और इसराइल ओपनली एक दूसरे का दुश्मन बन चुका है। कभी मिसाइल स्ट्राइक, कभी रिटेलिएशन, कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर। हर इंसिडेंट के बाद दुनिया टेंशन में आ जाती है, लेकिन दोनों कंट्रीज डायरेक्टली फुल स्केल वॉर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फुल वॉर का मतलब होगा रीजनल डिसास्टर। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग हो चुका है और फिर वक्त बताएगा कि आगे क्या होना है।